नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रूस की क्रांति 1917 पर चर्चा करेंगे। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसके फलस्वरूप सम्राट के निरंकुशवादी और स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ और लोकतंत्रवाद की स्थापना का प्रयत्न हुआ। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत हुआ और सर्वसाधारण मजदूरों और किसान जनता की सत्ता स्थापित हुई। नई विचारधारा एक समाजवादी विचारधारा थी जिसने आगे चल कर के संपूर्ण 20वीं शताब्दी को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव में लिया। स्टूडेंट्स, 19वीं शताब्दी में रूस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में यूरोप के अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे था। रूस का समाज रूढ़िवादी था। फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, किंतु रूस उससे बचा हुआ था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में उद्योग पनपने लगे थे और वहां मजदूर वर्ग संगठित होने लगा था, राजनीतिक चेतनाएं बढ़ रही थी और गुप्त व क्रांतिकारी संस्थाएं बनने लगी। 1905 ईस्वी में जापान से पराजित होने के बाद रूस के शासक, जो कि रोमनोव वंश के जार होते थे, उन्हें सुधार करने पड़े और एक प्रतिनिधि संस्था यानी कि डूमा स्थापित करनी पड़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस जर्मनी की चपेट में आ गया। पहले से ही विपन्न और दरिद्र रूस पर प्रथम विश्व युद्ध के कारण एक भयानक आर्थिक संकट पैदा हो गया, जिसके चलते हुए 1917 ईस्वी में मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने भी दमन में रूस के जार का साथ नहीं दिया और इस प्रकार रूस में साम्यवादी क्रांति घटित हुई। 1917 की रूस की क्रांति दो भागों में विभाजित थी। पहली मार्च 1917 की, जबकि उसमें एक उदारवादी अस्थायी सरकार की स्थापना होती है, और दूसरी क्रांति अक्टूबर 1917 की, जिसके फलस्वरूप रूस में बोल्शेविक सरकार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की स्थापना होती है। आइए अब हम क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला है राजनीतिक कारण। रूस में जार की निरंकुश सत्ता थी और उसकी स्वेच्छाचारिता पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चर्च, कुलीन वंशीय सामंत वर्ग और प्रतिक्रियावादी अधिकारी तंत्र जार की स्वेच्छाचारिता को प्रोत्साहन देते थे। 1905 की क्रांति के फलस्वरूप रूस में कुछ सुधार किए गए और ड्यूमा की स्थापना की गई, किंतु जार के द्वारा ड्यूमा के अधिकारों पर जब तब प्रतिबंध लगाए जाते रहे। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की निरंकुशता के प्रतिकार के रूप में आतंकवादियों द्वारा 1881 में हत्या कर दी गई थी। उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर तृतीय भी निरंकुश शासक था। उसकी नीति निरंकुशता, धार्मिक कट्टरपंथता और रूसीकरण पर आधारित थी। उसकी निरंकुशता के कारण हजारों आतंकवादी और क्रांतिकारियों को जेल में ठूंस दिया गया और सैकड़ों को साइबेरिया निर्वासित कर दिया गया। उसका उत्तराधिकारी जार निकोलस द्वितीय भी अपने पूर्वजों की निरंकुशता की नीति को जारी रख रहा था, किंतु वह एक दुर्बल चरित्र का व्यक्ति था और उस पर उसकी रानी जरीना का प्रभाव था, जो कि एक भ्रष्ट साधु रासपुटिन के प्रभाव में थी। जरीना के शासन में अतिशय हस्तक्षेप ने प्रशासन और युद्ध व्यवस्था में अव्यवस्था फैला दी थी। इसके अलावा रूस की भ्रष्ट और अकुशल नौकरशाही में जनकल्याण की लेश मात्र भी भावना नहीं थी और जनता में इस भ्रष्ट नौकरशाही के खिलाफ बहुत आक्रोश था। रूसी शासकों की रूसीकरण की नीति के कारण भी रूस के विभिन्न भागों में बहुत अधिक असंतोष था। यद्यपि अलेक्जेंडर
तृतीय के समय इस रूसीकरण की नीति को बहुत कठोरता से लागू किया गया था। आइए अब हम रूस की क्रांति के सामाजिक कारणों को डिस्कस करते हैं। रूसी समाज में व्याप्त असमानता और व्यापक असंतोष भी क्रांति का प्रमुख कारण था। रूस के समाज में मुख्यतः दो वर्ग थे। पहला विशेषाधिकार युक्त वर्ग, जिसमें राज परिवार के सदस्य, कुलीन वर्ग, राज्य के उच्च अधिकारी सम्मिलित थे। ये यथास्थितिवादी थे। विशेषाधिकारी वर्ग में कृषक, मजदूर इत्यादि वर्गों का शोषण किया जाता था, जो कि रूसी समाज का दूसरा वर्ग था। यह निर्धन और पीड़ित वर्ग था और स्थिति में परिवर्तन चाहता था। इस वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रभाव था और 1905 और 1917 की क्रांतियों में इन्हीं मजदूरों की सोवियतों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। रूस के 1/3 किसान भूमिहीन थे और जमींदारों के शोषण का शिकार थे। किसान चाहते थे कि हमारी दशा सुधरे और हम पर ऋणों और बोझ का भार कम हो। बौद्धिक कारण अथवा क्रांति की बौद्धिक पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी में ही रूस पर पश्चिमी उदारवादी एवं क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव पड़ रहा था। मार्क्स, बाकुनिन, क्रोपटकिन के उग्र परिवर्तनवादी विचारों का अध्ययन रूस में किया जा रहा था और श्रमिक वर्ग में भी उनका पर्याप्त प्रभाव था। टॉलस्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की के साहित्य ने रूस की जनता को शिक्षित किया और प्रभावित किया। निहिलिस्ट आंदोलन भी उग्र परिवर्तनवादी आंदोलन था और वे एक नए समाज की रचना चाहते थे। उनका नारा था, जनता के बीच चलो, अर्थात अमंग द पीपल। इस प्रकार अराजकतावादी, शून्यवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के प्रभाव के चलते रूस में 1917 की राजनीतिक क्रांति से पूर्व एक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। आर्थिक कारण। रूस की क्रांति का एक प्रमुख और तत्कालिक कारण था दयनीय आर्थिक स्थिति का विस्फोटक हो जाना। रूस ने उत्साहपूर्वक प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और करीब 1.5 करोड़ सैनिकों को युद्ध में संगठित किया था। यहीं से उसकी समस्या प्रारंभ हो गई थी। कुछ प्रारंभिक विजयों के बाद रूसी सेना को टानेनबर्ग के युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद पराजय का सिलसिला प्रारंभ हो गया। सैनिकों के पास पर्याप्त युद्ध सामग्री नहीं थी, जिससे उनमें असंतोष बढ़ रहा था। बहुत सारे युवा लोग इस सेना में भर्ती हो चुके थे, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों की कमी आ गई थी, जिसके कारण कृषि उत्पादन में बेतहाशा गिरावट आई और रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। यातायात के साधन युद्ध कार्य में झोंक दिए जाने के कारण साइबेरिया से युद्ध सामग्री की रूस के अधिकांश शहरों और गांवों में आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। यही नहीं, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पहुंचाना अब संभव नहीं रह गया था। इसलिए कारखानों में हड़तालें होने लगी और कारखाने बंद होने लगे। 1916-17 के अकाल ने इस स्थिति को और भी अधिक भयावह स्थिति में पहुंचा दिया और रूस की इस विस्फोटक आर्थिक स्थिति ने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और उनके खाने के लाले पड़ गए और इसी कारण भूखमरी से त्रस्त लोग खाद्य पदार्थों के लिए लूटमार करने लगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं रूस की क्रांति की प्रगति। क्रांति की शुरुआत रोटी मांगने से हुई। 8 मार्च को सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि उस समय पेट्रोग्राद के नाम से जाना जाता था, वहां कपड़े के कारखानों में काम करने वाली स्त्री मजदूरों ने हड़ताल कर दी और रोटी की मांग की। दूसरे दिन अन्य हजारों की संख्या में मजदूर भी इसमें सम्मिलित हो गए और चारों ओर रोटी की मांग होने लगी। इसी समय 80-90 हजार मजदूरों की संख्या सड़कों पर एकत्रित हो गई। हड़ताल व जुलूसों में लाल झंडों की भरमार थी और 11 मार्च को जब जार ने हड़तालियों को काम पर वापस जाने का आदेश दिया और डूमा को
भंग कर दिया। उसने सैनिकों को हड़तालियों के दमन के लिए भेजा, किंतु यह सेना भी हड़तालियों के साथ हो गई। 14 मार्च को ड्यूमा के उदारवादी नेता ल्योव ने पेट्रोग्राड की सोवियतों के साथ में एक समझौता कर अस्थायी सरकार की स्थापना की और 15 मार्च को अस्थायी सरकार की मांग पर निकोलस द्वितीय को सिंहासन का त्याग करना पड़ा। इस प्रकार 3 शताब्दियों पुराना रोमनोव राजवंश समाप्त हो गया और इस मार्च की क्रांति के कारण रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। इतिहासकार लिप्सन के अनुसार रूस की क्रांति में पेट्रोग्राड ने वही काम किया जो पेरिस ने फ्रांस की राज्य क्रांति में किया था। मार्च की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में गठित इस अस्थायी सरकार का चरित्र मध्यम वर्गीय था। इसमें भूमिपति, उद्योगपति और उच्च नौकरशाही वर्ग के प्रतिनिधि थे। इनका एक प्रतिनिधि इसमें एक क्रांतिकारी समाजवादी दल का केरेंस्की भी था, जो कि सैनिकों व कृषकों का प्रतिनिधि था। इस अस्थायी सरकार ने फ्रांस की तत्कालिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कई कार्य किए, जिनमें प्रमुख थे कि इसने प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया, मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, यहूदियों के विरुद्ध लागू कानूनों को रद्द किया, जार द्वारा रूस से निर्वासित व्यक्तियों को स्वदेश लौटने की अनुमति दी, वयस्क मताधिकार की घोषणा की और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया, श्रमिकों को संगठन और हड़ताल का अधिकार दिया। इसी दौरान बोल्शेविक कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से रूस में जगह जगह सोवियतों का गठन होने लगा। इन सोवियतों की नीति अस्थायी सरकार से भिन्न थी। वे सामाजिक क्रांति चाहते थे। कृषकों की सोवियतें बिना क्षतिपूर्ति के जमींदारों की भूमि जब्त करना चाहती थी और कारखानों पर अधिकार करना चाहती थी। सैनिक शीघ्र शांति चाहते थे और अप्रैल 1917 में रूस की सभी सोवियतों का एक सम्मेलन पेट्रोग्राद में हुआ, जिसमें साम्राज्यवाद के अंत और आत्मनिर्णय का नारा दिया गया। 16 अप्रैल को लेनिन एक लंबे निर्वासन के पश्चात पेट्रोग्राद में वापस आता है और यहां आकर के वह दूसरी क्रांति का नारा देता है। उसके नेतृत्व में बोल्शेविकों के प्रभाव में अचानक से तेजी आने लगती है और इन्हीं परिस्थितियों में प्रिंस लाव की अस्थायी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और केरेंस्की 22 जुलाई को नई कार्यवार सरकार का प्रधान बनता है। युद्ध के दौरान जनाक्रोश और असंतोष बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बीच लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक अपना कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्रमुख थे कृषकों को भूमि, श्रमिकों को कारखाने, सैनिकों को शांति, समस्त शक्ति सोवियतों में, उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण और सामान्य जनता के लिए रोटी। इस कार्यक्रम ने जनता को अत्यधिक प्रभावित किया और शीघ्र ही पेट्रोग्राड और मॉस्को की सोवियतों में बोल्शेविकों का बहुमत हो गया और 7 नवंबर को अस्थायी सरकार को पदच्युत कर बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में नवीन सोवियत सरकार का गठन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1917 में साम्यवादी सरकार की स्थापना एक क्रांति के द्वारा रूस में होती है, जो कि निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने के बाद में स्थापित हुई थी। आइए अब हम बोल्शेविक क्रांति के परिणामों पर चर्चा करते हैं। उन्नीस 1917 की रूस की क्रांति की प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि थी रूस में निरंकुश शासन की समाप्ति। इसने कुलीन तथा चर्च की शक्ति का विनाश किया और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही रूस में शोषित वर्ग की तानाशाही स्थापित की गई। नई सरकार ने आर्थिक समानता के आदर्श को स्थापित किया और यह नीति अपनाई कि हर एक को अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य मिले और क्षमता के अनुसार काम मिले।
क्रांति के समय रूस पश्चिमी देशों में विकास की दौड़ में बहुत पीछे था, किंतु 1928 में अपनाई गई पंचवर्षीय योजना के पश्चात उसका तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ और कई क्षेत्रों में रूस पश्चिमी देशों से आगे निकल गया। साम्यवादियों के संतुलित विकास एवं अर्थव्यवस्था का परिणाम ही था कि 1929 की महान आर्थिक मंदी से रूस अप्रभावित रहा और क्रांति के परिणाम स्वरूप जमींदारों जागीरदारों को समाप्त करके उनकी भूमि को किसानों को बांट दिया गया। कालांतर में कृषि उत्पादन में वृद्धि भी इसी का परिणाम थी। क्रांति ने सामाजिक समानता के आदर्श को स्वीकार करते हुए कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया, समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाया और विभिन्न वर्गों के हितों के संघर्ष को टाला। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना राज्य का कर्तव्य माना गया। इसके साथ साथ ही शिक्षा का भी तीव्र विकास हुआ, जिसके कारण रूस में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर अधिक जोर दिए जाने लगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं रूस की क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम। बोल्शेविक क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। प्रथमतः सफल सामाजिक क्रांति होने के कारण रूस ने भावी विश्व घटनाक्रम को प्रभावित किया। रूस में साम्यवादियों की सफलता और मार्क्स के सिद्धांतों को यथार्थ रूप देने से विश्व भर के पीड़ितों शोषितों में उत्साह और आशा की लहर दौड़ पड़ी। रूस में सर्वहारा वर्ग के हाथों में सत्ता आने के कारण विश्व के पूंजीपतियों को श्रमिकों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ा और श्रमिक कल्याण को महत्व दिया जाने लगा। रूस की क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद को मजबूत किया। अनेक समस्याएं जिन्हें पहले राष्ट्रीय समझा जाता था, उन्हें अब वैश्विक संदर्भ में देखा जाने लगा। रूस की क्रांति ने भारत जैसे उपनिवेशिक देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया। रूस ही वह पहला राष्ट्र था जिसने साम्राज्यवाद की सबसे पहले पहल कटु आलोचना की और पीड़ित अथवा उपनिवेशिक राज्यों की स्वतंत्रता का पक्ष लिया, बल्कि उसने इस दिशा में पहल भी की। क्रांति के बाद सोवियत सरकार ने असमानता के आधार पर हुई संधियों को रद्द कर दिया और एक तीव्र आर्थिक विकास की अवधारणा विश्व के सामने रखी। रूस की क्रांति के बाद सोवियत रूस एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा और उसने विश्व में हर कहीं समाजवादी आंदोलनों और क्रांतियों को समर्थन दिया, उनकी आर्थिक मदद की। फलस्वरूप विश्व के मानचित्र में काफ़ी बड़ा भाग लाल हो गया। इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े और संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में यानी कि पूंजीवादी राष्ट्रों और साम्यवादी राष्ट्रों के रूप में बंट गया, जिसने लंबे समय तक शीत युद्ध और शस्त्रों की होड़ की शुरुआत हुई। धन्यवाद।